The Communicators. किसी राष्ट्र का निर्माण वहाँ के लोगों से होता है और जब यह लोग सामूहिक रूप से किसी जिम्मेदारी को निभाते हैं तो वहाँ पर हमें लोकतंत्र की किलकारी सुनाई पड़ती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में मीडिया ने पिछली 2 सदी के दौरान अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया में वह शक्ति है कि वह दृष्टा के भांति लोकतंत्र के इन अवयवों को देखता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि मीडिया में यह शक्ति है कि वह किसी देश की विचारधाराओं को न सिर्फ बदलती है बल्कि उसे नियंत्रित भी करती है। ऐसे ही कई विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं दैनिक जागरण अखबार के राज्य संपादक श्री आशुतोष शुक्ल जी। तो आज हम उनसे जानेंगे इन सारे विषयों पर क्या है उनके विचार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सर, मेरा पहला सवाल आपसे व्यक्तिगत स्तर पर है, बेसिकली आपकी जर्नी पर है। 1988 के आशुतोष शुक्ल और 2025 के आशुतोष शुक्ल में आप कितना अंतर पा रहे हैं? कैसे देखते हैं इस जर्नी को? अरे बहुत अंतर है। हमने जब नौकरी शुरू करी तो हमें आजकल मैं देखता हूँ बच्चों को कि इनको बहुत टेक्निकलिटीज़ पता होती हैं। हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था। बहुत दिन बाद कोई किसी ने कहा इंट्रो ऐसे, फिर किसी ने कहा बॉडी ऐसे बनेगी, खबर यहाँ ख़त्म कर, बहुत सारी बातें थी जो सीखते 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 सीख पाए। और आज मैं देखता हूँ कि बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस है और बहुत उनको जानकारियाँ हैं, वो कैमरे के बारे में, बाकी सब। तो बहुत बहुत फ़र्क आया, दुनिया बदल गई। और मतलब अब ऐसा लगता है कि हम जो पढ़ा करते थे कि बचपन में कि हम 20वीं सदी में हैं और 21वीं सदी आएगी, हाँ। लेकिन अब 21वीं सदी के 25 साल हो गए। हाँ। तो समय तो ऐसे ही चलता है। बहुत फ़र्क महसूस करता हूँ और होना भी चाहिए। अपनी भाई नौकरी बहुत कुछ सिखाती है और जर्नलिज्म तो बहुत एक्सपोजर देता है और बहुत आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो वो सब आया, लेकिन सीखने का जो भाव तब था वो अब भी है कि कोई नई चीज़ हो, कुछ नया लिखा हुआ हो, कुछ नया पढ़ना हो तो वो सीखने की कोशिश करते हैं। जो लड़के हमारे यहाँ हैं, जो नए हैं या जो और सीनियर्स हैं, उनके साथ हम बैठते हैं, भाई उनके पास कुछ आइडियाज़ होते हैं, वो बताते हैं। तो एक वो जो भाव है वो एक विद्यार्थी का, जी हाँ, वो बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो ठीक है। बाकी तो कहते हैं ना कि बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए, तो हमारे बाल धूप क्या नाम ऐसे हवा में नहीं गए हैं, सब समय के साथ गए हैं। तो बहुत फ़र्क आता है। करियर ऑप्शन के तौर पे जब आपने चूज़ किया होगा, मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा लोग नहीं भी इस तरीके से नहीं देख रहे होंगे, साइंस आर्ट्स ऐसा वाला मामला चल रहा होगा। तो करियर ऑप्शन के तौर पे आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? जैसे कि आज की डेट में तो बच्चों के पास में कोर्स के नाम हैं, पर्टिकुलर नाम के साथ में वो इस कोर्स को करते हैं। उस दौर में कुछ ऐसा था कि कोई संस्थान था जहाँ पर आपने पढ़ाई की या फिर उसके बाद में यहाँ पर आए, या फिर किसी ने आपको इसके लिए सलाह दी? जर्नलिज्म की पढ़ाई? जी हाँ, जर्नलिज्म की हमने कोई नहीं की। और हमारा तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं शायद उन बहुत थोड़े से लोगों में मैं हूँ जिनको 100% जॉब सेटिस्फैक्शन है। जी हाँ। क्योंकि हमने मतलब मेरा जो पहला था कि हमको क्या करना है तो जर्नलिज्म ही था। अच्छा। मेरे पिताजी सरकारी आदमी थे तो उनको नहीं पसंद था, उन्होंने काफ़ी हमको डांटा डपटा भी और बड़ा, लेकिन हमने कहा कि हमको यही करना है। और मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि जो घर में कि बेटा आप अपना रास्ता तय करो और बस उसमें जो भी करो उसमें ठीक से करने की कोशिश करो। बहुत समर्पण होना चाहिए जी हाँ। आपके काम में, बहुत डेडिकेशन होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। तो हमारे पहली चॉइस जर्नलिज्म थी। हाँ जी। ऐसा लगता है बाद के वर्षों में आकर के, जैसे मेरी लोगों से बात हुई या हमने अपने को महसूस किया कि अगर हम जर्नलिज्म में ना आते तो शायद हम टीचिंग में जाते। अच्छा। तो ये, लेकिन बाद में अभी हमसे कोई कहे कि हम इसको रिवाइंड करें
और हमसे कहा जाए कि अब आप 1988 आया है कि अब क्या बनना चाहोगे, तो मैं कहूँगा कि मैं जर्नलिस्ट ही बनना चाहूँगा। बहुत बेहतर। मतलब कि 35-37 साल जो भी हैं, आप उसी रूप में अपने आप को हाँ, देख बिल्कुल, रहे हैं और संतुष्ट पा रहे हैं। बहुत। अरे इतनी क्रिएटिविटी है, इतना कुछ सीखने को है, आप रोज सीखते हैं, आपको 10 तरह के लोग मिलते हैं, आपको समाज में जितने भी प्रकार के आप चेहरे सोचते हैं, जितने भी वर्ग सोचते हैं, सबसे आप मिलते हैं। जी हाँ। और कोई ना कोई आपको, सारे लोग कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं, कुछ एक ज़िंदगी के टिप्स दे जाते हैं, तो वो आपको मैच्योर करता है, आपको आगे ले जाता है। सर, अब मैं मुख्य विषय पे आ रहा हूँ जिस पे हमारी ये आज की बातचीत है। चूंकि हमारा विषय राष्ट्रवाद और मीडिया को लेके है, तो मेरा पहला सवाल राष्ट्र की अवधारणा को ही लेके है। भारतीय राष्ट्रवाद क्या यूरोपियन राष्ट्रवाद, खासकर जो फ्रांस से का एक जो शब्द है नेशन है, वहाँ से ही आयातित है, जो उन्होंने अपने रेनेसा के टाइम पे जिसको गढ़ा है, या फिर भारतीय राष्ट्रवाद कुछ अलग है, उसकी परिभाषाएं कुछ अलग हैं, उसके कामकाज कुछ अलग हैं, और फिर आगे के प्रश्नों में हम उसमें मीडिया की भूमिका के ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपसे राष्ट्र के बारे में समझना चाह रहा हूँ। ऋग्वेद में एक जगह विश्वामित्र जा रहे हैं और रास्ते में उनको व्यास मिलती है, नदी मिलती है, और शतद्रु, जिसको अब सतलज कहते हैं, और वो नदियाँ पानी से भरी हुई हैं, यानी बहुत पानी है। तो वो कहते हैं उनसे कि मुझे, नदियों से कह रहे हैं कि मुझे पार जाने का मार्ग दो और थोड़े समय के लिए अपने को शांत कर लो, क्योंकि भरत जन को युद्ध के लिए उस पार जाना है। तो अब इसमें, इस एक में बहुत अच्छा विषय उठाया है आपने आज चर्चा का। इस एक बात में, उनकी इस आग्रह में, इस प्रार्थना अभ्यर्थना में कई चीज़ें स्पष्ट होती हैं। भरत जन कौन है? फिर भारत आता है। फिर जब वो ये कहते हैं कि उनको युद्ध के लिए जाना है, तो फिर ये बंद कर दीजिए कि अहिंसा वाली बात। वो कह रहे हैं क्योंकि ये जो बताया गया, अहिंसक होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाना, युद्ध करना, वो क्यों गलत है? तो ये जो बार बार भारत के बारे में कहा जाता है कि नहीं नहीं हम तो शांति प्रिय हैं, नहीं नहीं, कभी नहीं। अर्जुन का जो गांडीव था वो सितार थोड़ी बजाते थे उससे, या शिव के धनुष का नाम पिनाक था तो वो उससे कोई संगीत के ईश्वर हैं, वो संगीत के जनक, कोई उससे वो, उन्होंने संगीत की स्वर लहरियां तो नहीं निकाली। अंतर क्या है? और ये मैं राष्ट्रवाद में ही आएगा, इसको आप लोगों को समझना चाहिए कि हमारे यहाँ विष्णु हैं, उनके पास चक्र है, राम हैं जिनके पास धनुष है, लेकिन धनुष राम का प्रतीक नहीं है। राम का प्रतीक क्या है? उनकी मर्यादा। वो जो एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, जिसका विरोध हुआ, उसमें राम को एंग्री यंग मैन दिखाया गया, और इसलिए क्योंकि उन्होंने ये समझने का प्रयास ही नहीं किया कि पूरी रामचरितमानस में राम केवल एक बार क्रुद्ध हुए हैं और समुद्र के सामने, तो उनका ये तना हुआ चेहरा क्यों दिखा रहे हो? कृष्ण हैं, वो चक्र उठाते हैं कब? जब उन्हें शिशुपाल को मारना था। आप, अभी ये दीवार है, आप एक कलम लो और उस कलम से एक मोरपंख बना दो, एक बांसुरी टांग दो, चेहरा बनाओ ना बनाओ तो क्या होगा? कृष्ण है। अकेले बांसुरी बना दीजिए, कृष्ण है। अकेले मोरपंख बना दीजिए, कृष्ण है। चक्र है, प्रतीक क्या है? मोरपंख और बांसुरी। ऐसे ही और भी अनेक हैं। हमारे यहाँ इन बातों को, युद्ध को प्रधानता नहीं दी गई। हमने अध्ययन पर, क्योंकि देखिए जो ऋषि परंपरा है भारत की, ये दुनिया में कहीं नहीं है। आपने फ्रांस का नाम लिया, जर्मनी ले लो, कहीं ले लो, और ऋषि कौन थे? शिक्षक थे। ऋषि कौन थे? हम सब के अंदर वो डीएनए है, किसी के अंदर भारद्वाज का, किसी में कात्यायन का, किसी में उपमन्यु का, सब में है। वो चिकित्सक थे, वो वैज्ञानिक थे,
वो केवल का से कबूतर थोड़ी पढ़ाते थे, वो अरे रिसर्च थी पूरी। चाणक्य अर्थनीति है, युद्ध नीति है, राज्य नीति है। तो ऐसे तो ये सब जब चीज़ें हो रही थी हमारे यहाँ, जिसको बाहर के लोग हिस्ट्री कहते हैं, एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है हिस्ट्री में आता है हिस्टोरियोग्राफी, व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो वो बताना शुरू करते हैं। बहुत समय तक हिस्ट्री चली कि जिसमें वो बताते थे कि हमने ये जीता ये जीता। अब जो हिस्ट्री है, वो इतिहास जो है, वो सिर्फ विजय और पराजय का इतिहास नहीं है कि नहीं हमने, हिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट एनेक्सेशंस और विक्ट्रीज। नाउ हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। जो सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ ये हमेशा से रहा। हमने इस पर कभी जोर नहीं दिया कि हम उसको लिपिबद्ध करें। हमारे यहाँ श्रुतियाँ हैं, सुन करके है, अपनी बात कही, आगे बढ़े, उपलब्धि की, अपना नाम आगे ले जाने की कामना नहीं थी कि वो हमारा चले। एक गुरु है, अनाम है, बैठा है, बता रहा है, लोगों ने सीखा, आगे बढ़े। तो मैंने जो पहले कहा, जब वो भरत जन की बात करते हैं तो विश्व ऋग्वेद में कर रहे हैं, जिसको अब ये मान लिया गया है कि वो प्राचीनतम ग्रंथ है। तो हमारी राष्ट्र की अवधारणा वहाँ से है। ऋग्वेद में ही राम और सीता के बारे में ये कहा गया है कि इतनी बार राम हैं, इतनी बार सीता हैं, सीता किसी और अर्थ में हैं। ठीक है, वो हल और उसके ऊपर हैं। तो ये जो हमको पश्चिम के चश्मे से अपने देश को देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब लोगों से कहता हूँ कि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, आप फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, किसी चीज़ के हैं, MBA किया है आपने, लेकिन इतिहास और हिस्ट्री ज़रूर पढ़नी चाहिए। और उस पढ़ने से अधिक आवश्यक है, इतिहास को पढ़ने से अधिक, कि हम अपनी वो दृष्टि विकसित करें, वो जिसको विजडम कहते हैं, जो शिव का तीसरा नेत्र है। वो ये कोई नष्ट करने के लिए नहीं है, वो जो तीसरा नेत्र है विजडम का, बुद्धि का, जिसमें हमको जो चीज़ें हैं उनको देखने की एक व्यापक, एक गहन दृष्टि अपने अंदर विकसित कर सकें। हम जब उसमें जाएंगे तो हम समझेंगे। जैसे मैं अंतिम बात इसी में कहूँ, कोई पश्चिमी अवधारणा पर आ जाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये माना जाने लगा है कि महाभारत का युद्ध 5000 वर्ष पूर्व हुआ था, ईसा से करीब 3500 साल। ठीक। और इतने ही वर्षों से बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, महात्मा, जो कथावाचक हैं, अपने को संत कहते हैं, वो गीता को बेच रहे हैं। गीता में जो है उस पर चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं, कर रहे हैं। मैं केवल एक बात पूछता हूँ, 5000 वर्षों से जिस पुस्तक की टीका हो रही है, जिस पर ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, उस पुस्तक में जो कहा गया है वो कब कहा गया? उसको कहने के लिए जो ज्ञान आया वो कब आया और कितने वर्षों में आया? यानी कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में जो कहा, कृष्ण को वो ज्ञान उनके गुरु सांदीपनि ने दिया। सांदीपनि को किसने दिया? ये एक वो ईश्वर के अवतार हमने माना, इस नाते उनमें है, या उनके गुरुओं ने दिया, या वो जो ज्ञान परंपरा जो पीछे से चली आ रही थी, कितने पीछे से थी ये भी हमें नहीं मालूम है। तो जब हम 5000 वर्षों से एक पुस्तक की टीका कर रहे हैं तो हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि उस पुस्तक में जो कहा गया है वो कितने पीछे से है। इसलिए हमारा जो इतिहास है वो बहुत पीछे जाता है। आपकी दृष्टि वहाँ नहीं पहुँची है तो ये आपकी कमी है। आप उसको मिथक कहते हैं, हम उसको मिथक नहीं कहते, क्योंकि राम हमारे लोक में है। लोक क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं। क्लासिकल म्यूजिक कब आया? आकाशवाणी जब आई और आकाशवाणी ने, रेडियो ने आकर के उसका विभाजन शुरू किया तो ये शास्त्र, सब कुछ लोक है। लोक से शास्त्रीयता निकली है। जब आप लोक को परिभाषा में बांधते हैं तो वो शास्त्रीय हो जाता है, और तो सब कुछ लोक है। बिरहा लोक भी है, शास्त्रीय भी है। तो बहुत व्यापक ये विषय है। संक्षेप इतनी हमने बात कही। हमको अपनी ओर बहुत आत्मसम्मान से देखने की आवश्यकता है। आप सब युवा पीढ़ी हैं, नौजवान हैं,
बहुत सम्मान से और अपने को बहुत पढ़ने की आवश्यकता है। और ज़रूर पर जो हम अपने को कितना भी अच्छा और महान कहें, पर हमको यह भी मानना होगा, अगर हम आगे जाना चाहते हैं, कि पिछले 800 वर्ष यूरोप के हैं, वेस्ट के हैं। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, या सब बाकी चीज़ें जो हुई, हवाई जहाज़ से लेके फ़ोन तक, वो लाए। तो हम अपनी परंपराओं पर अभिमान करें, उनकी अच्छी बातों को सीखें, लेकिन इनको भी सीखें। ये जो एक संतुलन है, यही आगे की ओर ले जाएगा। लेकिन अपने को जो कम्युनिस्टों ने इस देश के साथ धोखा किया, जो उन्होंने हमारे इतिहास को दूषित किया और जिसका तोड़ अभी तक नहीं निकाला जा सका है, अपने को कृपया हेय दृष्टि से देखना बंद कीजिए। सर, मेरा इसी से अगला सवाल आता है, जो राष्ट्रवाद की जहां पर मैं ये बात कर रहा हूं, चूंकि आप एक लंबे समय से उस यात्रा पे हैं, आपने उस बात को बताया है, लेकिन जो ये बात पुनर्जागरण की है, जहां पर हमारे पास में कुछ नाम आते हैं जिन्होंने बताया कि देश को इस तरीके से चीजें हैं, एक वहां पर एक राष्ट्र की एक परिकल्पना के साथ में आते हैं, और एक नई सदी का जो राष्ट्रवाद पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, खासकर 2 दशकों से जिस पे बातचीत हो रही है, उसमें क्या कुछ आपने अंतर देखा है? या फिर जो आज़ादी के दौरान एक राष्ट्र निर्माण की एक भूमिका की बात हो रही थी कि हमारा राष्ट्र किस तरीके से बनेगा, चाहे वो 1947, 48, 49, 50 की बात हो, हमारे पहले आम चुनाव की बात हो, या फिर जो अभी हाल के दिनों में जो हमने देखा है, लगभग जो 20 साल से हैं, उसमें कोई परिवर्तन हुआ है? या फिर अभी भी हमारे पास में वही रेफरेंस के आधार पर वही यूरोप है और वही फ्रांस है, वही जर्मनी है, या फिर कुछ वही बातें हैं? अब आपने बात शायद मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। आपने 2 दशकों की बात कही, तो शायद आप 2014 कहना चाहते हैं। जी हाँ, जो एक नैरेटिव जो यानी हाँ, इतिहास है वो हमेशा तारीखों पर चलता है। हम अगर आज़ादी के बाद की बात करें, तो जैसे 1947 है, कुछ वर्ष हैं जो भारत को आगे अभी तक डिफाइन करते आए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उनमें से एक 1947 है। मालूम है क्यों है? 1971 है, जो पाकिस्तान बांग्लादेश बना। 1975 है, इमरजेंसी। आज 11 जून है, कल 12 जून है, और कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो फैसला आया था जिसके फॉलोअप में इमरजेंसी लगी। 1975 है। और फिर 1991 से आता है, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, और ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। हाँ, और 2014 है। इसमें बीच में आप 1990 या 1992 भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 2014 है जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जब आएगी, जिसकी हम अब बात करेंगे, या आप इसको 21वीं सदी में अगर लेकर आते हैं, तो 2014 है कि 2014 के पहले, जैसे हम लोग कहते हैं BC, और हाँ, वैसे ही 2014 के पहले और 2014 के बाद। तो पहले तो ये थोड़ा है, राष्ट्र वही है, वाद वही है। मैंने कहा राष्ट्र कहीं नहीं गया, राष्ट्रवाद कहीं नहीं गया, राष्ट्रवाद वही है। देखने का दृष्टिकोण बदला है। अब चीजें अधिक गाढ़ी हुई हैं, और एक 2014 के बाद एक अभियान चला जिसमें यह कहा गया कि देश में इंटॉलरेंस आ गई है, असहिष्णुता। फिर वो ज्ञापन और चिट्ठियां और सब कुछ चला। तो जब आप ये सब करने लगते हैं, तो पहली बात तो ये है कि आप एक निर्वाचित सरकार, वो आपके मन की भले ही ना हो। यहाँ कोई आवश्यक नहीं है कि जितने लोग बैठे हैं, कोई सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार उसके मन की हो, लेकिन वो सरकार है और उसको वो हमारे बारे में सोचती है, करती है। हमें उसे अपनी विचारधारा के स्तर पर अपमानित करने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये कहा गया, और फिर एक बात चलाई गई कि भारत में जो है वो असहिष्णुता है। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। यह गलत है। हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज
हमारे वो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, बहुत चर्चा का। भारतीय बहुत सहिष्णु हैं सदा से, और आपको यह सहिष्णुता देखनी है तो आप अपने घर के जो विवाह हैं, जो उनमें गाई जाने वाली गालियां हैं, अब तो नहीं, अब तो सब डिज़ाइनर बाराती हैं, इंस्टेंट शादियां हैं, लेकिन जो होती थी आपकी पिछली पीढ़ी तक, आप उन परंपराओं को बहुत ध्यान से देखेंगे। हम परिवार नामक संस्था पर विश्वास करते हैं। हमारे अलावा कुछ अफ्रीकन्स हैं और यहूदी हैं जो इस पर करते हैं। हमारे यहाँ परिवार की जो बच्चा जब पैदा होता है और 6 महीने का हुआ, अन्नप्राशन होता है, तो उसको खीर कौन खिलाता है? बाबा। जब उसका मुंडन होता है पहली या तीसरी में, तो उसकी लोई कौन लेता है? बुआ। तो हमने ये बताने की कोशिश की कि परिवार क्या है, और परिवार को ऐसे जोड़ के चलो। चौराहों पर कहीं दुनिया में आप देख लीजिए, इतनी बहस, हर चौराहे पर, हर 50 मीटर पे चाय की दुकान पे सवेरे 5 बजे से लोग बैठ जाते हैं और वो अमेरिका गिराने लगते हैं, आज से जाने कब से। तो ये है जो हमको सहिष्णु बनाता है। और हम तो जब आप ये कहते हैं तो फिर वो आप अपनी विचारधारा को में गलत है। जैसा मैंने पहले कहा, देश वही है, कोई सरकार देश से बड़ी नहीं होती। वो अपना काम करें, हम अपनी पढ़ाई लिखाई करें, और अपनी सरकार के कामकाज पर, अपनी विचारधारा पर हम वोट करें। वो हारते हैं तो बाहर, वो जीतते हैं तो फिर करेंगे, लेकिन हम उनको पसंद नहीं करते इसलिए हम पूरे देश को सवालों में ले आएं, ये बहुत गलत है और इसका विरोध किया जाना चाहिए, और हो भी रहा है विरोध। अब कभी कोई विरोध करता है तो वो बहुत वोकल हो जाता है, कभी कोई करता है तो वो शांत भाव से करता है। वही अब आदमी की अपनी रुचि, उसकी इच्छा, उसके संस्कारों पर निर्भर है कि उसका विरोध कैसे हो रहा है। हाँ, लेकिन देश के प्रति जो भाव है हमारा, वो वही है आम लोगों का। ये जो कुछ चंद एक्टिविस्ट हैं और जो खास करके जो कीबोर्ड क्रांतिकारी हैं, ये इनका एक थोड़ा अलग है। बाकी देश के जो आम लोग हैं, वो अगर पहले चल दिए थे तो अभी भी वो वैसे ही किसी एक नायक और किसी नेता के पीछे चल देंगे, चलना चाहेंगे, जैसे वो गांधी के पीछे गए थे। उसमें कोई अंतर नहीं आया है। सर, आपने बहुत ज़्यादा चर्चा की लोगों की कि राष्ट्रवाद इस तरीके से बनता है, लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, और इसी में ही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था जब हम कहते हैं तो उसी का एक अव्यय है मीडिया एक लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मीडिया की क्या भूमिका रहती है इस राष्ट्रवाद के सृजन में, उसके संचालन में, और काफ़ी हद तक नियंत्रण में भी? जो मतलब कि ऐसा कई बार लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह भी रहे हैं कि मीडिया के ही कंधे पर ये पूरा का पूरा राष्ट्रवाद है जो उड़ रहा है और सारी चीज़ों को नियंत्रित कर रहा है। एक पत्रकार के तौर पर भी मुझे लगता है कि आप इसको ज़्यादा बेहतर एक दृष्टा के तौर पे देख पा रहे होंगे कि मीडिया कितना कुछ इस पे काम कर पा रहा है। पहले तो हम जो भी लोग ये उड़ा रहे हैं, गिरा रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो राष्ट्रवाद को क्या समझते हैं। इस देश में आज मतलब मान लीजिए एक नदी गंदी है और हम नदी के ऊपर उसकी सफाई पर अभियान चला रहे हैं कि उसका में ऑक्सीजन का स्तर ठीक हो जाए, तो ये राष्ट्रवाद हुआ या नहीं हुआ? राष्ट्र क्या है? राष्ट्र तो हमसे, आपसे, हमारे विचारों से, समुदायों से मिल के बना है ना। एक सबसे छोटी इकाई समाज की एक परिवार है, फिर एक मोहल्ला आता है, फिर एक शहर आता है, फिर एक राज्य आता है, और फिर एक देश आता है। तो उस देश की हवा पानी, वो भी तो उस देश का ही है जी। वो राष्ट्रीयता हमारे यहाँ, ये जो अब जो आपका पिछला सवाल था, चीज़ों को बहुत मतलब सतही ढंग से देखा जा रहा है। अभी पाकिस्तान के साथ जो हुआ, उसने एक किया और भारत ने उसका जवाब दिया। अब
क्या यही राष्ट्रवाद है जिस रूप में कहा जा रहा है? या जो भी आपने कहा कि लोग इसको कह रहे हैं कि मीडिया ही कंधे पे चला रहा है, दाहिने बाएं कर रहा है, तो उस हिसाब से तो फिर केवल यही राष्ट्रवाद है? नहीं, यह भी है, लेकिन हम एक अच्छे नागरिक बने तो हम एक अच्छे राष्ट्रवादी हैं। अगर हम सड़क पर चलते समय सामने वाले की चिंता नहीं कर रहे, हम अचानक गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हैं और पीछे वाला हमसे टकरा रहा है, तो हम कितना भी जाके जय भारत करते हो, हम बिल्कुल राष्ट्रवादी नहीं हैं। तो ये जो हम एक और जो सार्वजनिक अनुशासन है, मैं इसको कहना चाहूँगा कि हम कितनी भी बड़ी बातें करें, लेकिन सार्वजनिक अनुशासन की दृष्टि से भारत एक विफल राष्ट्र है। हम लोगों को मोबाइल पर बात करना नहीं आता, हम लोगों को सड़क पर चलना, लोग सवेरे ट्रेन में चलते, मुझे बहुत यात्रा करनी पड़ती है, सब मेरे अपने अनुभव हैं कि वो जो हम ट्रेन पर यात्रा कर रहे हैं, आप सवेरे से लोग 4 बजे से शुरू हो जाते हैं कि गाड़ी पहुंची, खुल गई, लग गई, अरे और गाना लगा दिया। आप जग गए हो, आप दूसरे को क्यों जगा रहे हो? लेकिन हमको सिर्फ अपनी सुविधा देखनी है, दूसरे की नहीं देखनी। जोर जोर से बातें करना, क्या ये राष्ट्रवाद है? हम कितने भी बड़े नारा लगाते रहें, अगर हम इस प्रकार के हैं तो नहीं। तो पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि वो जो मैंने अभी कहा था कीबोर्ड क्रांतिकारी, ये बहुत थोड़े से लोग हैं और इनको ये भ्रम हो गया है उस टिटहरी की तरह कि पृथ्वी को ये अपने सिर पे या उस आसमान को अपने सिर पर ये रखे हुए हैं। असल लोग, असल जिंदगी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है और सब कुछ है, लेकिन जो जीवन में आपके काम आएगा वो फोन से, आपके लैपटॉप से, आपके जो कंप्यूटर्स हैं, जो उनसे बाहर की दुनिया है वही आपको लेकर चलेगी। और जो आजकल आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, अपराध दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम तरीके की, कल एक घटना इंदौर की हो रही है, जो वो केवल इसीलिए है कि लोग इससे बहुत मतलब इसमें फंस गए हैं और वो फिर इससे अब निकल नहीं पा रहे हैं। हमको रील बनानी है, हमको रीच लेनी है, उसके लिए हमें किसी भी सीमा तक जाना है, कुछ भी करना है, ये नकली दुनिया है। तो हम मीडिया, अगर खास करके मैं यहाँ पर प्रिंट मीडिया की बात करूँगा, हम बहुत गंभीरता से अपना काम करते हैं, पूरी विश्वसनीयता का ध्यान रखते हैं। हमारे लिए सनसनी का कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। सामने वाले का वर्जन लेंगे और स्टोरी करेंगे, वो स्टोरी कितनी भी सख्त हो, पक्ष हम ज़रूर लेंगे सामने वाले का, जो बहुधा लोग नहीं करते हैं। तो पहले तो हमको ये समझने की ज़रूरत है, मेरे दृष्टि में सीमा पर जो हो रहा है वो बहुत थोड़ी देर के लिए आने वाला राष्ट्रवाद है। असल राष्ट्रवाद उसके भीतर है कि हम एक अच्छे छात्र हैं या नहीं, हम एक अच्छे शिक्षक हैं या नहीं, हम एक अच्छे पति या अच्छी पत्नी या अच्छी संतान हैं या नहीं, अच्छे पड़ोसी हैं या नहीं। अगर हम ये नहीं हैं तो केवल हम नारा लगाते रहें, झंडा लेके चलते रहें, मोटरसाइकिल पे बैठ के हजरतगंज में घूमते रहें, तो नहीं। कि हम वो वर्ल्ड कप हुआ अब और हम लोग बाहर निकल गए हजरतगंज, वो एक जोश है। मैंने जो 2003 में साउथ अफ्रीका में हुआ, जो उसमें भारत फाइनल में पहुंचा था और उसने जब पाकिस्तान को हराया तो क्या हुजूम था, सड़कों पर पूरा शहर पटा हुआ था। और तब तो व्हाट्सएप वगैरह नहीं आए थे 2003 में। अभी हमने जब भारत ने जीता 2011, उस समय भी व्हाट्सएप इतना नहीं था। लेकिन अभी जब T20 जीता वर्ल्ड कप रोहित ने साउथ अफ्रीका में, उस समय भी हम उसको राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं, गलत है। फिर 1983 के वर्ल्ड कप में क्या था कि एक सज्जन थे, उन्होंने प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप था उसका नाम, और उन्होंने अपनी बेटी जो पैदा हुई जून में उसका नाम कर दिया प्रूडेंशियल, वो राष्ट्रवादी हो गए। ये बहुत संकुचित अर्थ लिया जाता है। राष्ट्र बहुत व्यापक है, हमारे आपके दिलों में है। हम उसके प्रति अच्छा भाव रखें, हम उसके प्रति समय आने पर, अगर मान लीजिए जैसे अगर युद्ध हो और ज़रूरत पड़े तो कोई अपनी जेब में, कोई अपने मतलब एक
मिल ओनर है वो हो सकता है लाखों का चंदा दे, लेकिन कोई एक ऐसा बच्चा है जिसकी जेब में केवल 50 रुपए का नोट है और वो उठा के चंदा दे रहा है कि इसको आप हथियारों में और किस में इस्तेमाल करो, वो भी राष्ट्रवाद है और वो बहुत बड़ा राष्ट्रवादी है। तो हम जो एक संकुचित अर्थ में चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, थोड़ा उससे बाहर देखने की। देश बहुत बड़ा है, राष्ट्र बहुत बड़ा है और उसको वैसे ही देखा समझा विचारा जाना चाहिए। तो सर, क्या आप ये मानते हैं कि जैसे अभी आपने कहा ना कि राष्ट्र हमारे दिलों में बसता है और ये एक लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं है, युद्ध कुछ दिन में आएगा चला जाएगा। हाल के दिनों में एक भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर पे जो टेंशन हुआ, उसमें जो मीडिया क्या आपको लगता है कि उसने एक नागरिक के तौर पे, आप क्या कह लीजिए, जो मीडिया कर्मी खास तौर पे हैं, या फिर समाज के एक महत्वपूर्ण अंग के तौर पर, क्या मीडिया ने उस राष्ट्रवाद की जो परिभाषाएं होती हैं, फिर जो जिम्मेदारियां होती हैं, उनको सही से निभाया? जिस तरीके से खासकर चूंकि पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं या फिर वहाँ की जो मीडिया है, जिस तरीके से नैरेटिव उन्होंने सेट किया, कमोवेश भारतीय मीडिया भी उसी तरीके की कई सारी बातें कर रही थी, बाद में जिसको क्रिटिसाइज भी किया है। कई लोगों ने खुद भी, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चीजें ज्यादा देखने को मिली हैं। तो क्या हम वहां पर विफल हो रहे हैं क्या मीडिया? इसमें विफलता वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें दो पक्ष हैं। पहला, वो आपने क्लियर कर दिया बाद में कि टीवी ने जो चलाया, लेकिन टीवी से संतुष्ट तो हम तब भी नहीं थे जब मुंबई पर हमला हुआ था, और वो हमारे यहाँ बहुत अपरिपक्व है, मुझे ये कहने में कोई मतलब अफसोस है। और बिल्कुल प्रिंट ने ये नहीं किया। हमने, जैसे मैंने किसी से हमारी बात हुई, बहुत गंभीर व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि अरे जिस दिन ये सीज फायर हुआ है, तो उन्होंने कहा ये हम कल अखबार पढ़ेंगे तब बात करेंगे, और रिटायर हुए हैं कहीं से वो, उन्होंने कहा। तो वो कर रहे थे। पर इसका दूसरा पक्ष है। अभी आपने कहा कि पाकिस्तान कुछ और कह रहा था, उसका टीवी, ठीक। देखिए, जब युद्ध होता है तो कुछ चीज़ें हमेशा, चाहे वो हम हो या हमारा दुश्मन, अपने लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए भी कुछ चीज़ें कही जाती हैं। इसको हमेशा माइक्रोस्कोप में रख करके और बिल्कुल उसकी चीरफाड़ करने की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अगर सेना कह रही है, अगर सरकार कह रही है, तो ये युद्ध काल में है, हमको उसके साथ रहना है। इतना मान लेने में हम, बहुत चीज़ें हैं, आप युद्ध चलेगा 2 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, अब पाकिस्तान से इतना नहीं चलना है, लेकिन हम मान लें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। आपकी ज़िंदगी में 3 महीने का क्या महत्व है? तो जो हर जगह हमको ये लगे कि नहीं, हम बैठे हैं, सेना झूठ बोल रही है। अब मैं आपसे पलट के पूछूं, सेना झूठ कैसे बोल रही है? मैं आपसे कहूं कि आप एक स्टोरी लिख कर लाइए कि सेना झूठ बोल रही है, आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो फाइटर प्लेन वहां गिरा है, नहीं गिरा है, गोले चले हैं, नहीं चले हैं, गोली से मरने वाले कितने हैं, 3 हैं, 13 हैं, 30 हैं, आपको क्या मालूम? वो कह रहे हैं। तो ऐसे में जब कभी कोई चीज हो तो हमेशा ऑफिशियल वर्जन पे जाना चाहिए। सवाल उठा सकते हैं आप बाद में, आप कह सकते हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं, ऐसा बताया, लेकिन ऑफिशियल वर्जन पे हमको चलना चाहिए। ये कोई बस दुर्घटना नहीं है कि एसपी ने कह दिया कि नहीं 5 मरे और आपने दिखाया कि नहीं साहब 8 तो हमने गिने हैं। बिल्कुल आप वहाँ करिए। कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको थोड़ा छोड़ देना चाहिए। सर, मेरा अब जो विषय है वो मीडिया को लेकर है। चूंकि आपने एक लंबा समय मीडिया के साथ में देखा है, तकनीकी ने सभी के जितने भी उद्योग हैं उनको बदला है, प्रभावित किया है, आप भी इस बात को मान रहे हैं। मेरा सवाल मीडिया को लेकर इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है, इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जितनी मेरी अपनी समझ है उसमें मैं यह देख पाता हूँ कि मीडिया
दो पहलुओं पे चलती हुई दिखती है कि एक तकनीकी है, दूसरा हमारा कंटेंट है जो हम लिख बोल पढ़ रहे हैं। पिछले एक दशक या 2 दशक कहिए लगातार तकनीकी हावी हुई है, जहां पर मुझे मार्शल मैकलन का वो सेंटेंस याद आता है कि मीडिया इज मैसेज एंड मैसेज इज मीडिया। तो व्हाट्सएप चीज़ों को तय कर दे रहा है, या फिर एक्स पे कुछ चीज़ें ट्रेंडिंग हो जा रही हैं तो वो दिखाया जा रहा है, या फिर जो चैनल्स हैं उन्होंने पूरी की पूरी चीज़ों को तय कर दिया है। इसमें सर जो मीडिया कर्मी हैं उनका अपना अध्ययन या फिर जो कंटेंट की जहां बात आ रही है वो क्या हमारा कहीं दब रहा है? और कई सारे ऐप आधारित हमारे पास में न्यूज़ चैनल आ रहे हैं या फिर न्यूज़ पोर्टल्स आए जा रहे हैं जिनकी तकनीकी बहुत तेज है, जो ये तय कर रहे हैं कि ट्रेंडिंग क्या होगा, हम सोचेंगे क्या, हम करेंगे क्या। तो ये इस तकनीकी को हमारे मीडिया के उद्योग ने जो पूरी तरीके से प्रभावित किया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं और भविष्य में आगे क्या चुनौतियां रहेंगी हमारी इस बात को लेकर? यहाँ जर्नलिज्म के बच्चे हैं, आप लोगों को एक पेपर लिखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, स्टडी कि पिछले 1 हफ्ते में, हम आज मान लें 11 जून है, तो 5 से 11 जून तक पिछले 1 हफ्ते से एक्स या ट्विटर पर जो चीज़ें ट्रेंड की उनमें अखबार में कितनी छपी। आप इसको करिए और बड़े इंटरेस्टिंग नतीजे आएंगे, हमको बताइएगा। ट्विटर पे आना, व्हाट्सएप पे आना, फेसबुक पे जाना, इंस्टा पे जाना, टीवी पे चलना, अखबार में आना, सब अलग अलग चीज़ें हैं। चूंकि हम इसमें इतना इन्वॉल्व हो गए हैं और इंटरनेट इतना सस्ता है कि हम अब उसमें जो गंभीर चीज़ें हैं उनको निकाल नहीं पा रहे हैं। आप अपने से पूछिए कि भाई, तो हमने मीडिया से, आपने कहा अखबारों से या उनसे, हम दिन में कितनी गंभीर चीज़ें पढ़ते हैं खुद जो लोग हैं, और कितनी बार हम अपने मोबाइल पर रील देखना पसंद करते हैं, कितनी देर। तो रील देखना एक बात है, रील और गंभीर चीज़ पढ़ना, समाचारों की दुनिया में उतरना, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। समस्या है, समस्या यूं है कि चुनौती जो है कि जो नई पीढ़ी है वो पढ़ नहीं रही है, लेकिन नई पीढ़ी अखबार नहीं पढ़ रही है। केवल यही नहीं है, नई पीढ़ी कोर्स की किताबें भी नहीं पढ़ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप जब पढ़ नहीं रहे हो तो आप देखना पसंद कर रहे हो। पहले भी देखा जाता था, अब देखना हावी हो गया है, और हम उसने हमको एक, मुझे अक्सर याद आता है, आपने तो नहीं पढ़ी होगी किसी ने, हमारे बचपन में इंद्रजाल कॉमिक्स में एक आती थी जादूगर मैंड्रक की। तो वो मैंड्रक जो था वो आता था कि वो हिप्नोटाइज कर लेता है, सम्मोहन कर लेता है। तो इसने सबको हिप्नोटाइज कर दिया है, और हम ये भूल गए हैं कि हमने मोबाइल को खरीदा है, मोबाइल ने हमको नहीं खरीदा है। तो अब इसमें जो चीज़ें हैं, हमने देखा कि एक चीज़ ये चली, आपने इसको देख लिया, आपने व्हाट्सएप पे देख लिया और आपने उसके आधार पे धारणा बना दी, और आपने फेसबुक पर कुछ लिख दिया, आपने ट्विटर पे एक लिख दिया, कुछ इंस्टा पे कुछ लिख दिया, और आपने सोचा कि मैं बहुत बड़ा लेखक हूं। बिना जवाबदेही के कोई लेखन नहीं है। जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है कुछ लिखने में, तब तक आप ना लेखक हैं, ना आप विचारक हैं, ना आप पत्रकार हैं। हम कुछ भी लिख देंगे, हम किसी को भी गाली देना चाहेंगे, गाली दे देंगे। क्या लोग इस पे कर क्या रहे हैं? ना आपको अपने परिवार की चिंता है कि माँ बाप पढ़ेंगे, ना भाइयों की, ना बहनों की, ना बच्चों की,
और आप कुछ भी लिखे दे रहे हैं। तो मुश्किल क्या है, क्योंकि ये बड़ा विषय है जिस पर आपने उठा दिया। फेसबुक ने, ट्विटर ने हर व्यक्ति को लेखक बना दिया, कवि बना दिया, शायर बना दिया। मुश्किल वहां आई जहां हर आदमी जज बन गया और वो फैसले सुनाने लगा कि ये आदमी ऐसा, ये आदमी ऐसा है, ये मुद्दा ऐसा है, ये मुद्दा सही है, ये मुद्दा गलत है। हम वो नहीं तय कर पा रहे हैं। कोविड ने पूरे प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित किया। अभी पाकिस्तान वाला जो ये एपिसोड हुआ, इसने री एस्टैब्लिश किया, पुनर्स्थापित किया कि हल्की चीज उसमें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप मीडिया में आते हैं, आपने जैसे थोड़ी देर पहले अभी पूछा, हमें कोई भी चीज देने के पहले उसको बहुत बार परखना होता है, बहुत बार जांचना होता है, ऐसे ही बहुत बार चेक करना होता है, जिसको अखबारों में कहा जाता है कि गेट्स लगे होते हैं। और अंग्रेजी में हमारे यहाँ शुरुआत में एक चीज़ सिखाई गई, एक वाक्य है कि व्हेन इन डाउट लीव इट। अगर आपको किसी खबर पे संदेह है कि ये शायद नहीं है, ऐसी छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी खबर किसी व्यक्ति के सम्मान से बड़ी नहीं होती। कोई खबर, हम किसी एक व्यक्ति को अपमानित करने के लिए अखबार नहीं निकाल रहे हैं, हम समाज में लोगों का सम्मान करने के लिए अखबार निकाल रहे हैं। समाज में लोगों का सम्मान करते हुए उनको, सम्मानित लोगों को, अच्छे लोगों को परेशान करने के लिए जो लोग सक्रिय हैं, उन पर हम कभी कभी डंडा चलाते हैं। लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है, आप तक सूचनाएं पहुंचाना, सकारात्मक सूचनाएं देना, वो है, हम वो करते हैं। ये एक चुनौती है कि पढ़े कौन। वो है, वो सब जगह है। वो हम टीचर्स परेशान हैं, वाइस चांसलर्स परेशान हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, माँ बाप परेशान हैं, नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन हम अभी किसी के घर, अभी मैं किसी और जगह भी ये बात कह रहा था, गया तो उनकी बेटी है तो 25-26 साल की, तो वो सिविल सर्विसेज दे रही है। तो हमने पूछा कि अब से ऐसी बात होने लगी, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ बात कराई, तो उसने बताया कि हम ये ले आए, ये ले आए, ये ले आए। तो हमने कहा बेटा क्या पढ़ा? अब वो इतनी किताबें लेकर आई हैं और पढ़ रही हैं। तो एक समय आएगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैं बिल्कुल अभी उम्मीद मैंने नहीं छोड़ी है, बिना पढ़े तो काम ही नहीं चलेगा। आप आप कितना ट्विटर कर लो, कितना इंस्टा कर लो, आप मेडिकल में चले जाओ, अभी तबीयत खराब होगी, उसी डॉक्टर के पास जाओगे जो अच्छा इलाज करेगा, और जो अच्छा इलाज करेगा वो डॉक्टर पढ़ता कितना है? MBBS करके आया है, DM करना पड़ेगा, MD करना पड़ेगा, MS करना पड़ेगा, बिना उसके कहाँ आप चिरवा लेंगे पेट। वो जो किताबें पढ़ रहा है, कभी गौर कीजिए उन किताबों के पीछे जो रेफरेंसेस हैं, जो बिब्लियोग्राफी आती है, जो सोर्सेज दिए जाते हैं, वो तब पढ़ना तो पड़ेगा। चाहे डॉक्टर बनिए, चाहे जर्नलिस्ट बनिए, आप जर्नलिज्म में आ जाइए, आप जर्नलिज्म के विद्यार्थी हैं, आप आ जाइए, आप मत पढ़िए, आप चल ही नहीं पाएंगे, आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, आप कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो है, चुनौती है, समस्या है, बहुत बड़ी है। मैं तो लेकिन ऐसे कहता हूँ, मत पढ़ो भैया, कब तक नहीं पढ़ोगे, कभी तो ऊँट आएगा पहाड़ के नीचे। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, आप राज्य संपादक की भूमिका को निभा रहे हैं एक दौर में जब हमें AI से सब पका पकाया मिल रहा है। AI के सामने आप किस तरीके के पत्रकारों को देख पा रहे हैं कि जहां पर हमें तुरंत हम कुछ कहते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, जो फिल्में तक बना रहा है, जो स्क्रिप्ट लिख रहा है, तो क्या वो आपके लिए स्टोरी नहीं लिख पाएगा कि जो कल को दैनिक जागरण के अखबार में या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में छप जाए, वो AI नहीं कर पाएगा क्या? मैं आपसे अभी कहूं कि यार चलो यहाँ से शर्मा की चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं। इसको सुन के आपके अंदर जो भाव आएंगे, AI के पिताजी भी वो भाव लिख के दिखा दें मुझे। मनुष्य से बड़ी कोई तकनीक नहीं होगी, कभी नहीं होगी। कैसे आएंगे? दुनिया में जब से बनी और जब तक रहेगी, मां से बड़ा कोई नहीं आया। ना मां से अच्छा कोई शब्द है, ना मां से सुंदर कोई भाव है। आप AI से ममता पे लिखवा लेंगे,
नहीं लिखवा पाएंगे। वो हम यहाँ बैठे हैं, वो पानी लाकर यहाँ रख दे, इतना ही काम है। और अगर आप इससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, उसको अपने ऊपर हावी करेंगे रोबोट को। मशीन है, मशीन भर का काम लीजिए। अब वो आए, मैंने मैं तो नहीं करता इतना, मेरा उस पर बहुत विश्वास नहीं है, आपको लग भी गया होगा। हमारे लिए आदमी को आमने सामने बैठ के बात करना और वो करना, वही है, वही चलेगा और हम वही चलाएंगे, हमको उसमें कोई वो नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारी सहायता के लिए है, हमारे ऊपर हावी होने के लिए नहीं है। जिस समय हमको उसके रिजल्ट मिलते हैं, हम अपने लड़कों के साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, मैंने पहले कहा हम भी कुछ सीखते हैं। हम अगर उनके साथ बैठेंगे नहीं तो एआई तो हमको उतना सिखाएगा जितना वो चाह रहा है, लेकिन हमारे साथ 4 लड़के बैठे हैं, चारों हमको सिखा रहे हैं, ये कहां से आएगा? तो वो उसकी अपनी एक वो है, वो भाव नहीं बदलेगा। और अब एक समय भाई जॉर्ज फर्नांडीज ने एक आंदोलन चलाया था, उसके पहले स्वदेशी का इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन चला। महात्मा गांधी ने बहुत शुरू किया, और महात्मा गांधी का एक मूल्यांकन अभी इस दृष्टि से भी आजकल आप लोगों को करना चाहिए, पिछली पीढ़ी ने तो किया, कि जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें महात्मा गांधी का जो योगदान है। जो बड़े बड़े जूते कोई दुकानें हैं और हज़ारों रुपए के जूते मिलते हैं, लेकिन 700-800 रुपए का जूता भी मिलता है और लोगों के शौक़ पूरे कर देता है। ये जो कुटीर उद्योग है तो तब तो, और यही देश की अर्थव्यवस्था यही चलाता भी है। जो 2 वक्त की रोटी यही है जिसने आज भी एक ब्रांडेड जूते की कीमत से कम आपकी रसोई का खर्चा है। आप कभी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही है जो करके दे रहा है। तो हम हमारे ऊपर वो इतना आने ना पाए, हम उसको वो ना करें। बाकी आगे देखेंगे कि अभी चीज़ें क्या शेप लेती हैं, लेकिन आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमने कभी बात तब की थी जब स्टार ट्रैक दिखाया गया था 60s-70s में, और लोग उस समय को नहीं मानते थे। जब टेलीविज़न आया तो हम उसको बहुत मानने लगे। जब ट्विटर, अरे ये क्या, हर बार तकनीक आती है। भाई हम इवॉल्व हो रहे हैं, भाई हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं। अगर हम इवॉल्व नहीं होते तो धरती तो आज भी आग का गोला होती। सब इवॉल्व हो रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, उनको सीखिए। लेकिन जो ह्यूमन ब्रेन है, जिसने मशीन को बनाया है, उसकी वक़्त हमेशा रहेगी। और चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, सब मनुष्य हैं और सबके भीतर कोमल भावनाएं वैसे ही हैं जैसे हमारे आपके बीच हैं। तो इनको कभी एआई इस भाव को कैसे पकड़ेगा? मैंने आपसे कहा कभी नहीं पकड़ेगा। सर, मेरा अगला जो सवाल है वो सीधे तौर पर आपके प्रोफेशन से जुड़ा है, प्रिंट मीडिया से जुड़ा है। अक्सर ऐसा कहा जाता है और ऐसा देखने को भी मिल रहा है मुझे एक टीचर के तौर पर, कि प्रिंट मीडिया में सर पैसा कम मिल रहा है। ये बाकी के वेंचरों में ऐसा नहीं होता है। अगर डिजिटल में कोई बच्चा जा रहा है काम करने के लिए तो नहीं होता है। तो क्या प्रिंट मीडिया के पास में पैसा कम है, या फिर वो पत्रकारों को कम पैसे की स्थिति में रख रहे होते हैं? नहीं, ये पहले की बात थी, अब नहीं है। और अब तो इसको हम और तरीके से भी देखें कि आप जब कोई भी करियर शुरू करते हैं तो उसमें उस समय क्या मिलता है और 10 साल बाद आपको क्या मिल रहा होता है, दोनों में अंतर आ जाता है। जी। तो इसको मैं मतलब इस तरह से देखना कि नहीं वो प्रिंट में कम है, क्या जो बाकी जगह हैं, मैं इसको और थोड़ा और फिर इसको और स्पष्ट कर दें। जी हाँ। जर्नलिज्म एक बहुत मुश्किल विधा है, और आप अगर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो जो सेना के लिए बात कही जाती है कि यू हैव इट इन यू और नॉट, तो वैसे ही वो जर्नलिस्टों के साथ है।
हमारे यहाँ अगर आप इस दृष्टि से देखें कि हम किसी को तनख्वाह कोई जाए और पैकेज लाखों का मिलने लगे, ऐसा वो नहीं है। जी हाँ जी। मुश्किल है, रहा है। और लेकिन आप समाज में कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जिनको बहुत अंधाधुंध पैसा कमाना होता है, कुछ ऐसे होते हैं कि अच्छा जीवन यापन हो लेकिन साथ में नाम भी हो। जी हाँ। तो डॉक्टर, टीचर्स और फिर जर्नलिस्ट, ये एक ऐसे प्रोफेशन है तीन जिनमें अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो बदले में मिलने वाले सम्मान का कोई मूल्य नहीं है। और मैंने बहुत देखा लोगों को, तो ये सही है कि शुरुआत में उसमें जो पैकेज है वो उतना अच्छा या लुक्रेटिव नहीं है, पर ये हर एक के साथ है। जी हाँ। आप क्रिकेट में जो लड़का, अब हम लोग आईपीएल से बहुत प्रभावित हैं। जी हाँ जी हाँ। जिन लड़का जो आईपीएल नहीं खेल रहा है और वो बेचारा संघर्ष कर रहा है, हाँ। और फिर वो नहीं, अब जैसे चेतेश्वर पुजारा है, जी हाँ। क्रिकेटर आईपीएल नहीं खिलाया गया उसका। तो सब जगह वैसा ही है, स्ट्रगल है। आप सफल हैं तो आप अपने स्ट्रगल में मेहनत कर रहे हैं, कर ले जाएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। हाँ सर, मेरा जो एक तौर पर अंतिम सवाल के तौर पे जब हम यहाँ बढ़ रहे हैं तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लगभग 40 साल हो रहे हैं आपको इस प्रोफेशन में, और लगातार जो एक जिम्मेदारी है वो समाज में मीडिया की बढ़ रही है। जो नई पीढ़ी आ रही है, खासकर ये जो बच्चे हैं, ये जो आज की डेट में पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो उन्होंने सोचा है कि वो भविष्य में अपना ये एक करियर के ऑप्शन के तौर पे इस पे आना चाह रहे हैं, उनको लेके कुछ ऐसे सुझाव जो अपने आपने 4 दशक में वो परिवर्तन भी आपने देखे हैं, वो शुरुआत भी देखी है, और आज के समय में आप एक देश के सबसे बड़े अखबार में के सबसे बड़े सूबे के प्रमुख के तौर पर आप भूमिका भी निभा रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या संदेश? हमने कहा कि भाई विद्यार्थी का भाव हो। जी हाँ। पहला संदेश था, पहले ही सवाल में आपके। मैंने कहा पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ। दूसरा है, हमने कहा कि अभी कहा हमने कि स्ट्रगल है, मेहनत है, समाज में आपको सम्मान, ये आपको तय करना है बच्चों को कि देखो भाई, हर आदमी जो यहाँ आया है धरती पर, 60, 70, 80 साल जितनी उसकी 90 साल उम्र है, हम सब की जो हैसियत है वो एक कलश है, लोटा, लाल कपड़ा बना है और उसमें राख है। कुल जमा हमारी इतनी हैसियत है। अहंकार हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, ईगो। हम अपने पीछे अपना हस्ताक्षर बना के जाना चाहते हैं या नहीं, हमारा अपना सिग्नेचर, इसकी पहचान कहीं है या नहीं है, ये बात है। जी। एक व्यक्ति जिसकी बहुत बड़ी दुकान है, बहुत बड़ा शोरूम है और बहुत बड़े गल्ले में उसकी बहुत पैसा है और बहुत तैयार होके निकलता है और बड़ी सी गाड़ी है, और वो जो क्या वो मोबाइल टूट जाता है, जी हाँ, फ्लिप वाला, हाँ वो फ्लिप तरीके से, हाँ वही वाला। तो अब आप वो रखे हैं जी, और आदमी हाथ में ऐसे लेके चलता है जी हाँ, कि हमको लगता है कि वो फोन लिए है, फिर हमको याद आता है कि हमारे मामा जी थे, वो ऐसे मसाले का डब्बा रखते तो स्टेटस सिंबल के तौर पे। हाँ, कि हमारे पास 2 घर आगे कोई नहीं जानता। जी हाँ। आप मोटरसाइकिल से चलते हैं जी, स्कूटी से चलते हैं, लेकिन आपको लोग जानते हैं, आप अच्छा काम करते हैं। अरे आइए आइए भाई, आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए, लाओ भाई चाय, लाओ फलाना लाओ, और बताइए क्या है। तो आप तय करिए कि आपको क्या है और आपको जीवन में क्या हासिल करना है। तो ऐसा, पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहता आपको कि कोई सूखा ज्ञान दूं यार। जीवन में अर्थ तो बहुत आवश्यक है, परिवार चलाना होता है, परिवार की अपनी इच्छाएं, सपने होते हैं, पर वो आप अगर जीवन की, अगर आपने धैर्य है जो आज की पीढ़ी में नहीं है, जो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, संतुलन और धैर्य, 2 शब्द। अगर धैर्य है तो आप ये मान के चलिए कि आप कोई भी प्रोफेशन करें, अगर उसमें आप गलत तरीके से पैसा नहीं कमा रहे हैं
तो जो आपकी मिडिल एज होती है 42, 45, 46, 48 साल की, आप एक 2 कमरे का या 4 कमरे का या 1 कमरे का मकान बना लेते हैं। एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल, एक कार, एक अच्छी कार आप ले लेते हैं जी। धैर्य मत छोड़िए, और वो जो एक पटरी आपको मिली है चलने के लिए, उस पर ईमानदारी से चलिए तो सब मिलेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो मेरी बात ये केवल जर्नलिस्टों से नहीं है, जी हाँ, जो बड़ी सबसे है, चाहे वो किसी प्रोफेशन के हो। जी हाँ। अभी क्या है, हमको सब कुछ चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए, बहुत कम समय में सब कुछ प्राप्त कर लें। सब चाहते हैं, क्योंकि नहीं उसके पास है, उसके पास ये फोन है, उसके पास आईफोन है, हाँ। हम तो ये बताओ यार ये लिए हुए हैं। तो आईफोन उसके पास क्यों है? पहली बात, वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, बिल्कुल, आपको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हाँ। दूसरी बात, उसने अपनी मेहनत से कमाया है। क्या आपके अंदर इतनी ईमानदारी है कि आप तटस्थ आकलन कर सकें कि आप उसके बराबर मेहनत कर रहे हैं? नहीं। तीसरी बात, उसने बेईमानी से कमाया है। अब ये ऐसा शब्द है, ऐसी बात है, ये आप तय करिए कि आपको ईमान होना है नहीं होना है। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन सबको सब कुछ मिलता है, आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब्र रखिए, आप वो रखेंगे तो आपको मिलेगा जी। और आखिरी बात, जिसका कोई अर्थ नहीं है लेकिन कह लें क्योंकि हम कहते रहते हैं, जी, पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। कल्याण नहीं। जी हाँ, पढ़ना जरूरी है। जरूरी भी है, और अब कुछ पत्रकार हैं, रिटायर हो गए, चले गए जी, लेकिन 400, 500 शब्दों में, 700 शब्दों में पूरी नौकरी कर गए। आते हैं, जाते हैं, बताते हैं, ध्यान रहे उल्लेखनीय है, इसके आगे नहीं बढ़ पाए। इट में भी रिकॉर्ड, इट में भी सेट, अंग्रेजी में अगर कह लीजिए। जी हाँ, नहीं बता गए, आपने नए शब्द क्या दिए, आपने नया भाव क्या दिया, आपने लोगों को बताया क्या। तो अगर आप उधर जाना चाहते हैं, और अगर आप इसमें से हैं, ऑल्सो रहे कि भाई आए दौड़े, आप भी जीते नहीं, तो फिर वो आप नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप नाम कमाना है, अगर आपको, तो मेहनत, ईमानदारी, और हमारी नौकरी में, पत्रकारिता में बहुत तटस्थ रहना। बड़े से बड़े अपराधी पर खबर लिख दीजिए, कड़वी से कड़वी खबर लिख दीजिए, सामने वाला बुरा नहीं मानेगा, बशर्ते उसको ये भरोसा हो कि आप ऐसे ही खबर उसके विपक्षी पर भी लिखेंगे, आपने उसकी गोद में बैठ के नहीं लिखी। अगर वो ये भरोसा है उसको, तो आपका सम्मान, और वही असली सम्मान है। असली जो पुरुषार्थ है वो तलवार चलाना नहीं है, वो घोड़े पर बैठ के या गोलियां चलाना नहीं है। असली पुरुषार्थ है अपने विरोधी से अपने लिए प्रशंसा कमाना। जी, अगर आप वो कर पा रहे हैं तो आप पुरुषार्थी हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, संपादक से संवाद की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे श्री आशुतोष शुक्ल जी, जो राज्य संपादक हैं दैनिक जागरण अखबार में। संपादक से संवाद की इस नई श्रृंखला में हम आगे भी जुड़ते रहेंगे देश के ख्याति लब्ध पत्रकारों और संपादकों के साथ में, जिनसे हम जानेंगे देश और दुनिया के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द कम्युनिकेटर। जय हिंद, जय भारत।